एक न्यूमेरिकल ग्राफ। ओके, चलिए जेल्डाल मेथड पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल कीजिए। 0.5 ग्राम of organic compound is estimated according to जेल्डाल्स मेथड। आपको क्वेश्चन में खुद दे देगा। The ammonia gas evolved is absorbed by 50 ml of 0.5 m explosive। आगे कमांड रेसिडुअल, इसमें कुछ एसिड शायद बच गया, पर रेसिडुअल एसिड जो मैंने कहा था स्टोसोफोर एक्सेस में, रेसिडुअल एसिड is neutralized by 60 ml of 0.5 m NaOH। बाद में नोट कर दीजिए। Calculate the percentage of nitrogen in organic compound। पहला ऑप्शन 28%, दूसरा ऑप्शन 40%, तीसरा 42%, चौथा 56%। बताइए पहले लिखा या नहीं? या साइंटिस्ट ये 0.5 ग्राम लिख लिया, जल्दी बताइए। हाँ लिख लिया आपने, जल्दी बताइए। देखिए पिछले न्यूमेरिकल में आप देखिएगा सिर्फ लिखाया गया था कि न्यूट्रलाइज बाय स्टोसोफोर, यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। पर जेल्डाल्स मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का जो फॉर्मूला था 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्टोसोफोर। कौन स्टोसोफोर? फिर से बता रहा हूँ, required for the neutralization of ammonia divided by mass of ये तो था। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है भाई, एब्जॉर्ब बाय 50 अमोनिया गैस इवॉल्व इज एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय 54 है, ये है। लेकिन यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट 50 into 0.5 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे का लाइन है जो बचा कुचा एसिड है इट न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। समझा? तो इसलिए यहाँ पर जो आपको करना है
याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर है मिली इक्विवेलेंट और सुनिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 for neutralization of NH3 should be equal to NaVA acid माइनस बेस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ना रेसिडुअल एसिड इज ग्रे। अगर ये ना लिखा रहता ये लाइन तो जो था वही हम वैल्यू पुट कर देते प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। तो यहाँ पर देखिए NaVA कितना एसिड 50 into 0.5 नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर 2 है, एसिड अब बेस कितना है 60 into 0.5 60 into 0.5 और n फैक्टर 1। जब भी ये लाइन लिखा रहे यहाँ तक लिखा रहे तो जो आपके पास है वही लिखिए। तो जब ये एक्स्ट्रा लाइन देंगे कि जो बचा वो NH का, तो फिर H2SO4 कितना बचा तो उसको आप माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो हाँ 50 माइनस 30 20 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 into 20 divided by 0.5। तो आपके पास डेसिमल कैंसिल 5 4 सा 56%। समझ में बात आई या नहीं आई जल्दी बताइए, दोनों न्यूमेरिकल। बताइए साइंटिस्ट लोग समझ में आया? ये लिख लिया भी, ठीक है ओके। ये आपको करना है। जैसे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए एक क्वेश्चन और लिखिए। 4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is estimated according to Jandal method. The ammonia gas evolved is neutralized by 100 ml of 1N2। यहाँ नॉर्मलिटी फिर वही बात लिखा हुआ है, द रेसिडुअल बचा कुचा एसिड is neutralized by 40 ml N/2 calculate the percentage of nitrogen in organic compound।
या बताइए। ये वही बात, मिनी इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 required for the neutralization of ammonia should be equivalent A and B। यहाँ पर नॉर्मलिटी ही है, कितना होगा 100 इंटू 1 माइनस 40 इंटू 1/, आपके पास आ जाएगा 80 मिली। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू 54। ये सब कुछ समझ में आया नहीं आया? अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको थ्योरी में पूछेगा। देखिए डुमास मेथड हर नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए है। जेल्डॉल्स मेथड जो है, लिखना शुरू कीजिए। जेल्डॉल्स मेथड जो है बेसिकली इज नॉट, ये हर नाइट्रोजन के लिए नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल टू द compound containing nitrogen in nitro compound। याद रखिए, जेल्डॉल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोजन इन द प्रेजेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा सच एज पैरिडीन। पैरिडीन में नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है ईपीसी एंड एजो कंपाउंड, ये तीन कंपाउंड का नाम है, आपको इसी पर ऑब्जेक्टिव सकेगा। जेल्डॉल्स मेथड हर तरह के नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, उसका रीजन भी है ऐसा क्यों होता है। तो जेल्डॉल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड जिसमें नाइट्रो हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग हो, एंड एजो कंपाउंड ऑर्गेनिक में पढ़ा है। एजो कंपाउंड का फॉर्मूला C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5। उसका कोई रीजन कुछ, इसलिए मैंने सब कुछ प्रूव करके इसलिए जानबूझ के बताया था। जब आप जेल्डॉल्स मेथड किया था तो देखिए उसमें NH4 2SO4 बना था, हाँ या ना, देखिए तो NH4 2SO4 बना था कि नहीं। जब मैं फार्मूला ड्राइव किया था देखिए लास्ट में NH3H2SO4, बोलिए बोलिए। रीजन यही है, बिकॉज
ये इस तरह के कंपाउंड जिसमें ये नाइट्रो एसिड दे डू नॉट फॉर्म NH2SO4। जब NH2SO4 बनेगा ही नहीं तो अमोनिया गैस इवॉल्व ही नहीं होगी, दे डू नॉट फॉर्म, ये रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि तो रिंग के अंदर होता है, ये ऐसे भी रिंग के NH2SO4 बस। अब देखिए जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डुमास मीटर सब नाइट्रोजन के लिए है। क्वेश्चन, Jindal's method is not applicable, not applicable। पहला, नाइट्रो बेंजीन, दूसरा पायरूल, तीसरा पायरीडीन, चौथा और पायरोल। आप तो जानती हैं पायरोल जो होता है, पायराडीन तो आप जानते हैं क्या होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर दें, किसके लिए एप्लीकेबल है आंसर दें। नॉट एप्लीकेबल, नाइट्रोबेंजीन के लिए एप्लीकेबल है ऑल, दिस इज करेक्ट आंसर ऑल के लिए। एनी प्रॉब्लम, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ना शुरू कीजिए। Jindal's method can't be used to estimate nitrogen for which of the following compound, for which of the this is called urea। But can be used to an item for which of the following compound। Very good, ये is the answer। ये था पूरा क्वालिटेटिव में लिबिक्स मेथड पढ़ा, केयरसेर मेथड पढ़ा एंड क्लुमास जिंदाल्स। दूसरी बात, सबका फार्मूला मैंने बताया, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की परसेंटेज निकालना और कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना, फास्फोरस की परसेंटेज मैंने ट्रिक्स भी दिया था कि आप कैसे याद रखें। अब आइए इस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास है, काफी डालिए क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस।
ऑफ एलिमेंट, इसमें न्यूमेरिकल नहीं देगा, इसमें किसके लिए एप्लीकेबल है, ये है या नहीं है, कैसे करते हैं, ये सब आपको आएगा। क्वालिटेटिव, इसके नीचे लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, आपको मालूम है कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो सबको मालूम है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कंटेन्स, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, पांचों का करना है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये सब भी रहता है। इस एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये सब एलिमेंट भी रहते हैं, इसलिए इन सब का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। लिख लिया तो बताइए। अब आइए, इसमें सबसे पहला पढ़िए सब एलिमेंट क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड कैसे करते हैं, साथ साथ लिखिए। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन present in organic compound is done by heating with lighting the compound with cupric acid। क्यों कुप्रिक ऑक्साइड लेते हैं अभी मैं बताता हूँ। पहली बात, कार्बन हाइड्रोजन का रिडक्शन करने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कुप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, कुप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, इस तरह का करेंगे। ये आपने अब इसमें दो बातें, कुप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया, ठीक है भाई, इसमें दो बातें। सबसे पहली बात ये होगी, इसमें क्या होगा, कुप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करने पर क्या होगा, ड्यू टू व्हिच कार्बन is oxidized। सर आप कंबशन तो नहीं करा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं, CO2O है ना, CO2O is the source of oxygen, अनस्टेबल है, छापा में आता है, ये ऑक्सीजन देगा, इसलिए CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नी प्रॉब्लम वही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO2O क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जैसे हीट करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने, क्लियर है, ये हो। अब क्या करना है, ये याद रखिए, CO क्या है,
याद रखने का तरीका, ये क्यों लेते हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, आसानी से ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, याद रखिए, ये तो पढ़ा भी होगा लैब में, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं, तो मालूम है ये CaCO3 वाइट मिल्की कलर टर्न्स मिल्की, CaCO3 प्लस वाटर, तो लाइम वाटर जो होता है टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर CaCO3 का बनना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मतलब वाइट टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी का मतलब हमेशा याद रखिए, टर्बिडिटी में क्या होता है, हम में रहता है, और वो जो होता है ना वो तैरता रहता है, तैरता रहता है, इसलिए सॉल्यूशन जो होता है ना इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। एक होता है पीपीटी, पीपीटी में क्या होता है, कोई भी चीज नीचे बैठ जाती है, ये हुआ पीपीटी। और टर्बिडिटी में क्या होता है, वो फ्लोट करता रहता है, वो बैठता नहीं है, लगा फ्लोटिंग, ये टर्बिडिटी। याद रखिए, दिस इंडिकेट्स द, टर्बिडिटी कलर कर देना, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन। फिर से बताते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया CO के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, तो CO2 बना, CO2 के साथ लाइम वाटर को हमने पास किया, ये वाइट टर्बिडिटी कलर में आ गया, समझा कि नहीं, लाइम वाटर ट्रांसमिट किए, तो ये बनने का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में बात आई कि नहीं आई, बोलिए साइंटिस्ट आई, लिख लिया ये स्लाइड, ये स्लाइड ये तो लिख लिया था ना सब, आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना है, कुछ ऑक्साइड के साथ हिट कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, लाइम वाटर पास कराइए, वाइट टर्बिडिटी बनेगा उस समय। या अरे ये जो मैंने इधर, हाँ जो मैंने इधर लिखा था, ये हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, तो CO की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ, hydrogen is oxidized to water, hydrogen is oxidized अब यहाँ से जो वही आपको है कैसे, तो भाई 2H जो हाइड्रोजन आया सॉरी Cu के साथ आपको हीट किया, ऑब्वियसली ये क्या होगा, H2O में कन्वर्ट होगा, बन जाए, फिर ये H2O क्या करेगा, तो करेगा CuSO4 के साथ, CuSO4 सॉलिड, सॉलिड में CuSO4 कलरलेस होता है, वाइट होता है, कलरलेस, जैसे ये बिहारी क्या बना देगा, CuSO4 और कर चुके हैं, अब ये वाटर के साथ है तो ये ब्लू कलर है, वही है,
तो याद रखिए, एक मिनट, अनहाइड्रस CuSO4 turns from white to blue. It indicates the presence of hydrogen in organic compound. पहले तो ये लिखिए ये है हाइड्रोजन और कार्बन का डिटेक्शन, इसको कहते हैं क्वांटिटी। इससे पहले पढ़ा था क्वांटिटेटिव, कितना, व्हिच इज कॉल्ड लिपिड्स मेथड। या साइंटिस्ट लोग बोलिए, ये लिख लिया था। चलिए अब आइए, तो अब देखिए दूसरा जो टेस्ट है, अब यहाँ से थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डिजाइनेड टेस्ट। क्या डिजाइनेड टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइनेड टेस्ट ये सब पढ़िए आप ऑर्गेनिक में, डिजाइनेड टेस्ट इंपॉर्टेंट। डिजाइनेड टेस्ट ये सब जो आपने पढ़ा कैरियर्स, ये सब क्वांटिटेटिव मेथड के लिए कितनी परसेंटेज में है, ये बताएगा डिटेक्शन है या नहीं, परसेंटेज तो नहीं बताएगा कितना। अब आइए, पहला तो क्वेश्चन ये होगा लेसाइनिक टेस्ट किसके लिए होता है, तो लीजिए दिस टेस्ट। ऐसे मिसलेनियस टॉपिक सब बच्चे छोड़ देते हैं, कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेस्ट इज यूज, आपको मिलेगा ही, प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आपको मिलेगा ही, ये सब क्वेश्चन सब मिलेगा। दिस टेस्ट इज यूज्ड for the detection of nitrogen, phosphorus, सब के लिए, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एंड सल्फर सब के लिए एक ही टेस्ट होता है डिटेक्शन के लिए। हाँ, तरीका अलग अलग होगा, क्या कंपाउंड अलग अलग बनेगा, लेकिन कोई का नाइट्रोजन के लिए डिटेक्शन के लिए क्वालिटेटिव रासायनिक टेस्ट, फास्फोरस के लिए रासायनिक टेस्ट, हाइड्रोजन के लिए रासायनिक टेस्ट, सल्फर के लिए रासायनिक टेस्ट। क्वालिटेटिव डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, और एक होता है क्वांटिटेटिव, कितना, तो हाइड्रोजन सब के लिए केरियस था, फास्फोरस के लिए MgP27 था, नाइट्रोजन के लिए डोमास और जेल्डोल्स था। कंफ्यूज नहीं होना है, ये रासायनिक टेस्ट जो है वो है डिटेक्शन के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है या नहीं लैब में। परसेंटेज कितना है वो होता है क्वांटिटेटिव, सल्फर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन, डिटेक्शन है, डिटेक्शन पता लगाना है या नहीं। समझ में बात आई?
पहली बात तो ये याद रखना, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे। ओह माय गॉड, बोलिए लिख लिया, अच्छी बातें हैं। पिछला वाला लेक्चर सब आपने कर लिया था, सच सच बताइएगा। पिछला वाला दोनों स्टूडेंट ने देख लिया था, फातिमा एंड शिवा, बोलिए प्रैक्टिस कर लिया था। अच्छा अब आइए, द कंपाउंड इज कन्वर्टेड। अब इस टेस्ट के लिए क्या करते हैं तो देखिए, जो कंपाउंड होता है वो कन्वर्टेड फ्रॉम, मैं पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। फ्रॉम कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड को इन द आयनिक फॉर्म, कोवेलेंट कंपाउंड को हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। बाई एक वर्ड आता है फ्यूजन विथ सोडियम मेटल, फ्यूजन विथ सोडियम मेटल क्यों करते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। सोडियम क्या करते हैं देखिए, कंपाउंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट कंपाउंड इन द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजन विद सोडियम। इसलिए बताइए हाँ या ना। लो बोलिए ना। अब सुनिए क्यों करते हैं, प्लीज सुनिए अच्छे से। हमें नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का है, हाइड्रोजन का है और सल्फर का है। कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक में इसलिए करेंगे ना कि तो आयनिक में ब्रेक होना चाहिए। हाइड्रोजन कब आएगा, कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं बनता है, इसलिए हम सोडियम के साथ हीट करते हैं तो NaX बनाते हैं। फास्फोरस में Na3P बनाएंगे, समझा। सल्फर में NO2S बनाएंगे और नाइट्रोजन के लिए NaCN बना। पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन के लिए सोडियम के साथ NaCN, हाइड्रोजन के साथ ये, तभी तो आयनिक कंपाउंड में ब्रेक होगा। ये कोवेलेंट कंपाउंड तो आयंस में ब्रेक होगा नहीं, इसलिए द कंपाउंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट कंपाउंड इन आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजन विद हाई टेंपरेचर पर, फिर सोडियम के साथ हीट करके बनाते हैं। तो इसलिए क्यों आयनिक फॉर्म में, आयंस में ब्रेक होगा तभी ये सब टेस्ट देगा। कोवेलेंट फॉर्म में कंपाउंड रहेगा ना, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होता है, वो सही से टेस्ट नहीं देगा, इसलिए उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया। कोवेलेंट कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए तो वही है, साइनाइड बनेगा, वही है। उसके बाद क्या है और से साइनाइड, सल्फाइड, हाइलाइड और सोडियम। सो फॉर्म, जो फॉर्म हुआ सोडियम के साथ, सो फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन, जो सोडियम फ्यूजन के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन किया फ्यूज करके। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जो बनाते हैं वो देखिए आप और से सुनिए। NaCl जो पहले बनता है वो सॉलिड फॉर्म है, और आप पढ़ चुके हैं 9th 10th में या 11th में, सॉलिड फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सॉलिड फॉर्म आयन में ब्रेक नहीं होता है। तो पहले तो हम कोवेलेंट कंपाउंड को, पहला काम होगा आयनिक में कन्वर्ट करना, ठीक है, आयन कर दिया, लेकिन ये तो सॉलिड फॉर्म में हुआ, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज मास, जो फ्यूज मास होता है मोल्टेन स्टेट में, बाय बॉइलिंग,
उसको फिर बॉयल करते हैं फ्यूज मास को विद डिस्टिल्ड वाटर, वाटर के साथ करेंगे ना तब ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। इस फेनामेना को कहते हैं, दिस इज नोन एज, याद रखिएगा, दिस इज नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट। कभी भी आप केमिस्ट्री में पूछा जाए सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, यही 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 सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो पहले सॉलिड फॉर्म में बना, फिर उसको हम करते हैं या लेज़ाइने एक्सट्रैक्ट, लेज़ाइने एक्सट्रैक्ट लिख लिया। याद रहेगा। तो पहला काम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोवैलेंट कंपाउंड को आने के करते हैं, फिर रासायनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, जो बना उसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्यूज मास बाय बॉइलिंग विद डिस्टिल्स, अच्छा सॉरी डिस्टिल्स वाटर, दिस इज नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट, भाई ये एक्वस फॉर्म में। तो जैसे देखिए लिख लिया सारे लोग, देखिए डिजाइनिंग टेस्ट में पहले गौर से सुनो, फॉर सल्फर के लिए सोडियम, अच्छा पहले तो मैं जनरल फार्मूला लिख दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम के साथ फ्यूज किया हाई टेम्परेचर पर, यही सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है। अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्वस फॉर्म में रहना चाहिए। तो आप देखिए पहला काम रासायनिक टेस्ट में सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना एक्वस फॉर्म। तो देखिए फॉर सल्फर के लिए एलिमेंट है और सोडियम एक्सट्रैक्ट है, देखिए क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। सल्फर के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा NO2S, तभी सल्फाइड आयन आएगा, सल्फाइड आयन तभी आएगा, अच्छे से समझा। हाइलोजन NaX आएगा, हाइलाइड आयन तभी आएगा, और नाइट्रोजन के लिए NaCN, नाइट्रोजन के लिए कार्बन का होना जरूरी है, साइनाइड आयन। तो ये है सोडियम क्या आएगा, लेज़ानिटेज में सोडियम का सल्फर का सोडियम एक्सट्रैक्ट बताओ NO2S, हाइड्रोजन का बताओ NaX, नाइट्रोजन का बताओ NaCN, साइनाइड आयन के फॉर्म में। यही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि लेज़ानी सल्फर किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में डिटेक्ट होता है, तो सल्फाइड आयन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में, हैलाइड आयन। नाइट्रोजन का डिटेक्शन किस फॉर्म में होता है, साइनाइड आयन। ओके, अरे बोलो ना ओके, यस लिख लिया। अब आइए सबसे पहले लिखिए टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, लेज़ाइने टेस्ट में नाइट्रोजन का होता है फास्फोरस, फास्फोरस का भी लिखवाएंगे, उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या बनता है, लिस्ट में जानबूझ के नहीं लिखा है, उसका रीजन है, हम बताएंगे आपको। यहाँ देखिए तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, इसमें सबसे पहले बताइए सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या बनता है नाइट्रोजन का, किस फॉर्म में आयन बनता है इसका, नाइट्रोजन के डिटेक्शन लिख के बताइए, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए कौन सा आयन होना चाहिए, कौन सा आयन होना चाहिए बताइए, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए थ्रू लेज़ाइने टेस्ट कौन सा आयन बनना चाहिए, जल्दी बताइए लिखकर। क्यों नहीं लिख रहे हैं मैसेज में, नाइट्रोजन के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट में कौन सा, साइनाइड आयन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए यही सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन को हीट करके फ्यूज करके यही सोडियम साइनाइड बनाते हैं, देखिए दिस इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट। फिर वही ये समझ जाइए कि वाटर के साथ भी डिस्टिल किया गया है, वेरी गुड, सोडियम एक्सट्रैक्ट हो गया। पहली बात तो ये हो गई। आप सुनिए क्या करते हैं, NaCN is heated, NaCN is heated with FeSO4 and concentrated H2SO4। रिएक्शन सब नहीं पूछेगा लेकिन इसमें तो देखिए क्या करते हैं,
तो ये पहले क्या बनाता है, पहले ये पूरा लिख लीजिए तो जल्दी से देखिए क्या बनाता है। लिख लिया तो पहले NaCN जो बना उसको फिर फेरस सल्फेट और H2SO4 के प्रेजेंस फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो एसिड के प्रेजेंस में। अब सुनो ये क्या करता है बिहारी, ये जो NaCN है ना, लिखिएगा नहीं, और FeCO4 के साथ आपको मालूम है द प्रेजेंट एसिड है, तो एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं। याद रखिए पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, वो बनाता है NO4 FeCN6, जो आपको मालूम है फेरस का कोऑर्डिनेशन नंबर +6 होता है। पहला काम ये कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए सोडियम साइनाइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा, तो फिर सल्फेट H2SO4 में बनेगा। ये NO4 ये याद रखना FeCN6 बनाता है। अब क्या होता है और से सुनो, पहले ये लिख लीजिए सारे लोग। होता क्या है कि सिंस आपको मालूम है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है इज ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है लेकिन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा बिहारी, it oxidizes सम, पूरा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो सम Fe+2 to Fe+3। दैट द रीजन देखिए नेक्स्ट जो होता है यही FeCN6 और कौन साइन आएगा 4 माइनस, जब ये NO4 कटा ये जो इधर हो, इसलिए यहाँ पर आयरन में 15 चार्ज है। इसको हम देखते रहिएगा, वही ऑक्सीडाइज कर देता है। पहला तो यही Fe+2 जो है Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यही Fe+3 के साथ ये 3 ले लीजिए। देखिए इस तरह का मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बताया भी था कि इसकी नेमिंग कैसे होगी। Fe4 FeCN6, इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू। यही दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्शियन ब्लू कलर का बनना नाइट्रोजन की प्रेजेंस को बताएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आप देखिएगा नोट्स में होगा, ऐसे मैं बता दूंगा, तो सुनिए अभी लिखिएगा नहीं। पर्शियन ब्लू का मतलब होता है बहुत ही डीप ब्लू है, याद रखिए पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू यही सब पूछेगा। डार्क ब्लू है, ये indicates the presence of nitrogen in organic compound। बताइए आया समझ में? ये ना ये हुआ पर्स, ये कैसे करते हैं तो एक दफा सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया NaCN को क्या H2SO4 के साथ, तो फिर क्या बना, ये बना। और ये इसका नाम आप जाके देखिएगा आयरन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, इसको कैसे, फिर इसका नाम भी मैं बता ही देता हूँ। इस आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। कोई भी पूछे कि कैसे इसका नाम बताते हैं, तो मैंने ट्रिक्स दिया था इसको कैसे पता चले इसमें क्या चार्ज है, बस मैंने कहा था 4Fe+3 चार्ज, और ये 3FeCN6 पर, मतलब ये इस पर +2 चार्ज है, इस वाले पर +3 नहीं करते। Fe वाले पॉजिटिव आयन हेक्सासाइन, आपके नोट्स में होगा, गवाही दीजिए इस तरह का कराया है भाई। Fe3 हेक्सासाइनिडो होगा क्या, तो पर्शियन ब्लू इस तरह का एग्जांपल कराया हुआ है। ये है पहले, फिर वही फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं,
वही है फिर पर्शियन ब्लू कलर। कोई भी कहेगा भाई नाइट्रोजन का टेस्ट कराने के लिए लेसानिक टेस्ट होता है, लेसानिक नाइट्रोजन का डिटेक्शन के लिए नाइट्रोजन का सोडियम एक्सट्रैक्ट किस फॉर्म में बनेगा, तो साइनाइड आयन, साइनाइड आयन के साथ जो कैसे बनता है, तो लास्ट में पर्शियन ब्लू बनेगा। पर्शियन ब्लू कलर का फार्मूला याद रखिए, Fe4 एफिशिएंसी ट्राइस, एफिशिएंसी ट्राइस पर्शियन ब्लू इंडिकेट करेगा कि उसमें नाइट्रोजन है। बताइए ये वाला स्लाइड लिख लिया, जल्दी बताइए ये वाला स्लाइड हाँ या ना, फिर से ये मैं स्लाइड लिख लिया, बताइए। हेलो एवरीवन, या हेलो एवरीवन, पर्शियन ब्लू कलर जल्दी बताएं, ये लिखा। बोलिए ना, थैंक यू। अब आइए और से समझिए, ये है इसका क्वेश्चन, देखिए और से सुनो। द पॉजिटिव, पॉजिटिव लेसानिक टेस्ट का मतलब यही हुआ कि पर्शियन ब्लू कलर। और से सुनिएगा, द पॉजिटिव लेसानिक टेस्ट, सुनिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट पॉइंट, given by compound containing carbon and nitrogen, बोथ नाइट्रोजन का अगर डिटेक्शन करना है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है तो कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी नाइट्रोजन, इसलिए मैंने कहा ना साइनाइड। अगर सिर्फ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का नहीं देगा। जैसे मिसाल के तौर पर इफ नाइट, जैसे आपको दे देगा इफ नाइट्रोजन इन हाइड्राजीन, हाइड्राजीन में नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, नहीं देगा। आगे आप पूछा जाए हाइड्रोक्सिलामीन, जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा, नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए, पॉजिटिव लेसानिक टेस्ट के लिए। NH4 में नाइट्रोजन तो है, NH4OH है नाइट्रोजन, लेकिन PTC क्यों नहीं देगा? अगर ये क्यों नहीं देगा ये नाइट्रोजन का, देन उसकी वजह ये है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बनता है ना, या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है, does not give test for nitrogen, does not give test for nitrogen because they do not contain carbon, because they do not contain carbon, they do not contain carbon। देखिए लेसानिक टेस्ट में नाइट्रोजन के लिए वो भी होता है सल्फर फास्फोसल्फेट, नाइट्रोजन के लिए है तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? हेलो, कोई बोल नहीं रहा है भाई। लेसानिक टेस्ट के लिए नाइट्रोजन की लेसानिक टेस्ट के लिए कार्बन नाइट्रोजन दोनों, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया? जल्दी बताइए। अच्छा, फिर पहली क्लास कितने बजे होती है आपकी, जो भी हो, फिजिक्स की हो या बायो की हो, कितने बजे होती है? फातिमा टाइम लिखकर बताइए। तो कोई भी क्लास, पहली क्लास जिस सब्जेक्ट की होती है कितने बजे होती है? इसलिए जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन,
10 वजूद दिया। ओके, लिख लिया आपने? यस, ये याद रखिए, पॉजिटिव नाइट्रोजन के लिए कार्बन नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए, सब नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई, ओके, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, सोडियम, क्वेश्चन है, सोडियम फ्यूजन के साथ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, फिर इसको क्या किया, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, FeSO4 कंसंट्रेटेड SO4 के साथ किया तो पर्शियन ब्लू कलर आया। तो ऑब्वियसली तो हम समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो आपसे पूछेगा X इज, देखिए ऐसा X है जो पर्शियन ब्लू दे रहा है, X इज पहला ऑप्शन। तो कैसे कैसे क्वेश्चन, NH2 ये ऑप्शन, CCH5 in double bond in CCH5, या C ऑप्शन NH2 CO NH2, D आपके पास COS डबल बॉन्ड O। बताइए X क्या है, which option is correct? Which option is correct? अगर कोई पर्शियन ब्लू कलर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। ओके, बोलिए X इज, अरे अभी बताया ना पर्शियन ब्लू नाइट्रोजन के लिए देता, तो ऐसा नाइट्रोजन जिसमें जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन दोनों, सी भी है और बी भी है। भाई इसमें भी तो है, देखिए एन डबल बॉन्ड एन, सी एन बॉन्ड है ना, सी। हाँ, ये जेल्डॉन्स मेथड की परसेंटेज से नहीं निकलेगी, लेकिन नाइट्रोजन सीएन की वजह से नाइट्रोजन की प्रेजेंस का पता चलता है। जेल्डॉन मेथड के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। ओके ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए ना। ओके, आगे बढ़े, ये इस तरह क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देता हूँ कि आपको किसी ऑब्जेक्टिव बुक की भी जरूरत ना पड़े। ये है, कुछ लोग मेरे नोट्स को लिख लिख कर आपको इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं और आप लोग खुश हो रही होंगी, अरे ये बहुत अच्छा, इनके साथ सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं। सब लोग, आप दोनों तो खुश होंगी, मेरी बुराई कर रही होंगी। तो जो इनऑर्गेनिक पढ़ाया जा रहा है, पूरा नोट्स मेरा आपको फोटोस कॉपी करके पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग, मैं कि शिवा क्यों नहीं बोल रही है, मुश्किल होगा ना आपके पास पूरा वाला। ये ना फातिमा, ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं।
मैसेज आप कर दीजिएगा कि सर आप इंग्लिश सर के नोट से कंसेप्ट समझाइए कि हम लोग को कुछ फायदा हो। वो अलग अलग टीचर से पढ़ाने का मकसद यही है कि बच्चों को कुछ नॉलेज हो। जो कहिएगा जो लेक्चर देख के थोड़ा छाप रहे हैं, आप लोग खुश हो रही हैं, तो आप उसी नोट्स को पढ़िएगा। पूरा छुट्टी छाप रहे हैं बेचारे लोग, क्या करें। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हिसाब करेगा इनका पूरी मेहनत। वो टीचर का नोट्स लिया, छाप दिया, पढ़ा दिया, लिख लिया। बताइए इसमें आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव लेसाइने टेस्ट? कौन नहीं देगा? देखिए बी में तो नहीं है ना कार्बन, इसमें कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, यह है ना C6H5, इसमें से कार्बन नाइट्रोजन। बोलिए हेलो, आया समझ में? चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल हम एक क्लास रखेंगे 9 से 10, तो सुबह में आप दोनों आ जाइएगा। तो और अच्छी अच्छी बातें कल बताएंगे आपको, अभी तो और बाकी है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, इतना पढ़िए। कल भी हम आपकी 1 घंटा क्लास रखेंगे 9 से 10। ओके बोलिए ना, ओके। अरे बोलिए, सुबह उठ जाती है ना आप दोनों? फातिमा बहुत देर से सोती हैं, लेट से उठती हैं तो लग रहा है। ओके बाय, थैंक यू।